आसमां छूने का सपना कौन नहीं देखता। अपने जीवन में आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता है। सभी अपनी लाइफ में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। हर कोई पैसे के पीछे भागता है। मुझे भी सभी लोगों की तरह पैसे के पीछे भागने की आदत थी। मुझे भी आसमां छूने की ललक थी। मैं भी खूब तरक्की करना चाहता था। मेरा सारा बचपन गरीबी में कट गया था। जब मेरी उम्र खिलौनों के साथ खेलने की थी, तब मैं एक खिलौने की दुकान पर काम किया करता था। मन तो करता था इन खिलौनों के साथ जी भरकर खेलूं, लेकिन मजबूरी इतनी थी कि इन खिलौनों को सिर्फ अमीरजादों के बच्चों को ही बेचने की अनुमति थी। हर महीने की 8 तारीख को सैलरी 750 रुपये मिलती थी। इन आधे पैसे से माँ की दवाइयाँ और आधे पैसे से पूरे महीने के लिए राशन खरीदना पड़ता था। अगर किसी महीने 1-2 दिन की छुट्टी हो जाती थी तो सैलरी से महीने का खर्च भी नहीं उठा पाता था। इन हालातों से लड़ते लड़ते बचपन कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन इन हालातों के बीच भी मैंने किसी तरह से जैसे तैसे करके 12वीं तक पढ़ाई जारी रखी। 12वीं पास करने के बाद मैं अपने छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े महानगर में पहुंच गया था, जहां आने के बाद कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन परेशानियों के बाद मुझे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। मैं यहाँ हर नई चीज़ों से अनजान था और हर बातों से अनजान होकर मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा। मैं आगे की लाइफ बचपन जैसी तंगी हालातों में नहीं बिताना चाहता था, इसलिए मैं अपने काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से कर रहा था। मुझे उस कॉल सेंटर में नौकरी ज्वाइन किए हुए लगभग 10 महीने हो चुके थे। इतने दिनों में ऑफिस कभी देर से नहीं पहुंचा था, लेकिन एक दिन मैं ऑफिस देर से पहुंचा। मेरे साथ काम करने वाले सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इसी बीच मेरी इन लोगों के बीच में एक नए चेहरे पर नजर पड़ी। गहरे काले बाल, आंखों में काजल, गुलाबी होंठ, माथे पर एक छोटी सी प्यारी सी बिंदी लगी हुई थी। बाएं हाथ से अपने चेहरे पर आने वाले बालों को हटा रही थी, मगर फिर भी उसके बालों की लट उसके चेहरे पर आ रही थी। उसे देखने के बाद मुझे अपनी आंखों को दूसरी ओर करने का दिल ही नहीं किया। ऐसा लग रहा था आज पूरी दुनिया थम जाती और सभी इसी अवस्था में रह जाते। मैं अपने स्थान पर जाकर बैठ गया और अपने मन को जबरदस्ती वहां से हटाकर कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकाया। इसके बाद मैं काम में व्यस्त हो गया। वैसे मुझे उन दिनों लड़कियों से कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहता था, जिसके कारण लड़कियों से ज्यादा संबंध भी नहीं रह पाता था। जब मैं एक कॉल पर व्यस्त था, तभी वो काले बाल वाली लड़की मेरे कंधों को छूकर कुछ इशारा की। मैंने उसे मुड़कर देखा। इस बार उसकी आंखें मेरी आंखों से एक पल के लिए लड़ी, मगर मैंने फौरन नजरें दूसरी ओर कर ली। लेकिन तब मैं उसकी प्रॉब्लम समझ गया था। शायद उसके हेडफोन में कुछ दिक्कत आ रही थी। मैंने अपने हाथ को दिखाकर उसे कुछ सेकंड रुकने का संकेत दिया और मैं दोबारा कॉल पर ग्राहक से बात करने लगा। क्या हुआ? कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद मैंने उससे पूछा, हेडफोन में आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है। उसने बोला वह चाहती तो इसकी सूचना कॉल सेंटर के आईटी विभाग को दे सकती थी, मगर उसने आईटी के बजाय मुझे बताया। मुझे भी उससे बात करने का एक अच्छा मौका मिल चुका था और मैं इसे आईटी विभाग को बताकर इस मौके को खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अपने हेडफोन निकालकर अपने सिस्टम के सीपीयू पर रख दिए और उसके करीब पहुंच गया। उसने अपना हेडफोन निकालकर मेरे हाथ में दिया। उसी समय उसकी कोमल उंगलियों ने मेरी उंगलियों को स्पर्श किया। उसकी उंगलियों के स्पर्श से ही मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। जब उसके हेडफोन के जैक को निकालकर वापस इंसर्ट किया, तब उसकी आवाज की प्रॉब्लम दूर हो गई। अब आवाज आ रही है, मैंने हेडफोन देते हुए बोला। थैंक्स, वह मुस्कुराती हुई बोली। मैं भी उसकी मुस्कान के साथ थोड़ी अपनी मुस्कान मिला दिया और वापस हम दोनों कामों में व्यस्त हो गए। लंच के समय हम दोनों एक ही साथ कैफेटेरिया गए और एक ही टेबल पर बैठकर नाश्ता भी किया। इसी बीच हम दोनों के बीच काफी सारी बातें हुई। उसने अपना नाम दीपिका बताया और वह दिल्ली की ही रहने वाली थी। उस दिन से हम दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई और कॉल सेंटर के अलावा हम दोनों अब फोन पर भी बातें करने लगे थे। यानी हमारा रिश्ता काफी तेजी से बढ़ रहा था। केवल 20 दिन के अंदर ही हम दोनों वीकेंड पर बाहर घूमने लगे थे। एक दिन मैं और दीपिका दोनों वीकेंड पर घूमने पास के ही एक तारामंडल में गए। जब तारामंडल में भूगोलीय अवस्था वाला शो शुरू हुआ, तो हम लोगों के पास एक काल्पनिक आकाशगंगा बन गई, जिसमें करोड़ों तारे और लाखों ग्रह थे। मैं इन सब चीजों को देखकर काफी रोमांचित हो रहा था। मेरे बगल में ही दीपिका थी। उसके बाएं हाथ की उंगलियां मेरे दाएं हाथ की उंगलियों से लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सदियों तक ऐसे ही साथ रहने वाले हैं। इन उंगलियों की तरह मैं भी कहीं ख्यालों में खो गया था। इस काल्पनिक आकाशगंगा में मैं और दीपिका कहीं वास्तविक हमसफर बनकर
पूरी आकाशगंगा में सफर करने लगे। मेरा यह भ्रम उस वक्त टूटा जब शो खत्म हुआ और लोग वहां से बाहर निकलने लगे। तारामंडल के मुख्य दरवाजे के पास फूलों की एक दुकान थी जिसमें गुलाब के कई प्रकार के फूल बिक रहे थे। मैंने उस दुकान से 60 रुपए देकर एक गुलाब का फूल खरीद लिया और एक अच्छा मौका देखकर दीपिका को प्रपोज कर दिया। दीपिका के साथ मैं पिछले 1 महीने से अधिक दिनों से रह रहा था, लेकिन आज उसे प्रपोज करते समय मेरी धड़कनें किसी सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार से कम नहीं धड़क रही थी। मेरी धड़कन को बिना मेरे सीने पर सर रखे ही दूर से उसकी आवाज को साफ साफ सुना जा सकता था। आई लव यू टू। उसके होठों से ये चंद शब्द सुनकर मेरे कानों को ऐसी तृप्ति महसूस हुई जैसे सूखी रेत पर बारिश की बूंदों की बौछार हो। उस दिन मैं काफी खुश था। उसके बाद हमारी लाइफ में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। अगले महीने ही मेरा प्रमोशन हो गया और कॉल रिसीवर से सीधा फ्लोर मैनेजर बना दिया गया, जिसके कारण मेरी सैलरी भी दुगनी कर दी गई। अब जिंदगी मजे में कट रही थी। कुछ पैसे माँ को भेजने के बाद भी अच्छे खासे पैसे की बचत कर लेता था और इसके अलावा दीपिका के साथ हर वीकेंड में कहीं ना कहीं घूम भी लिया करता था। मैंने और दीपिका ने एक साथ कई रातें होटल में भी बिताई थी। एक रात हम दोनों दिल्ली के बूम लाइट नामक होटल में थे। वैसे अधिकतर रातें हम दोनों की इसी होटल में बीती थी। उस रात मैंने दीपिका को शादी के लिए बोला तो उसने यह कहकर मना कर दिया, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचती हूँ, लेकिन जल्द ही बता दूंगी सोचकर। ओके, कोई बात नहीं, मुझे भी शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके जवाब के बदले में मैंने बोला, दीपिका अब मेरी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। उसके बिना जीने की कल्पना करना भी मेरे लिए मौत सा हो गया था। एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, तभी गांव से छोटे चाचा का फोन आया और उन्होंने बताया, तुम्हारी माँ की तबीयत काफी खराब है, उनकी किडनी में इन्फेक्शन है, माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा वरना उनकी जान भी जा सकती है। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने इतने दिनों में कुछ पैसे के अलावा कुछ दोस्त भी बना रखे थे। माँ के इलाज के लिए मैंने अपने दोस्तों और कंपनी से एडवांस लेने के बाद पूरे 1,18,000 रुपए का इंतजाम कर लिया था। माँ की बीमारी के बारे में जब दीपिका को मालूम पड़ा तो वह भी मदद के लिए 20 रुपए लेकर मेरे पास आ गई। माँ के ऑपरेशन के लिए इतने पैसे पर्याप्त थे। रात हो गई थी, इसलिए मैंने दीपिका को अपने कमरे में ही रुकने के लिए बोल दिया, क्योंकि वह जहाँ रहती थी मेरे यहाँ से वो जगह काफी दूर पड़ती थी। इसके पहले भी वह कई रातें यहाँ रुक चुकी थी। इस दिन भी उसने रुकने के लिए हामी भर दी। शायद उसे मालूम था कि आज मैं कुछ ज्यादा परेशान हूँ और वो इस हालत में मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। करीब रात के 11 बजे तक दोनों खाना खाकर सो गए थे। अगले दिन जब मेरी आंखें खुली तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। पैसे वाली बैग और दीपिका दोनों गायब थे। मैंने कमरे, बाथरूम, हर जगह उसे ढूंढा, मगर वो कहीं दिखी नहीं। मैं डर गया कहीं कुछ गड़बड़ न हो गई हो। मैंने दीपिका के नंबर पर कॉल लगाया, उसका नंबर ऑफ आ रहा था। मैं थक हार कर उसके फ्लैट गया। मैं उसके घर पिछले हफ्ते ही गया था, जिसके कारण उसके घर का एड्रेस मुझे मालूम था। वहां पहुंचने पर उसके घर में ताला लटका देख मैं इतना समझ गया था कि मेरे साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। उस फ्लैट के मकान मालिक ने बताया वह अपने पति के साथ सुबह 5 बजे ही कहीं चली गई है। वो अचानक कल ही मुझे बताई थी कि उसे जॉब में अलग ट्रांसफर किया गया है और उसे जल्द वहां रिपोर्टिंग करना है, जिसके कारण इस कमरे को खाली कर रही हूँ। उसका पति भी था? मैंने आश्चर्य होकर पूछा। हाँ, उसका पति बगल की ही एक कपड़े की दुकान में काम किया करता था। फ्लैट के मालिक की बात सुनकर मैं पूरी तरह समझ गया था। उसने मुझे धोखा दिया है, मुझे बेवकूफ बनाया है और मेरे पैसे लेकर कहीं दूर भाग गई है। उस घटना से मैं काफी टूट गया था। फिर भी पूरे दिन उसे शहर में ढूंढता रहा, मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। शाम में चाचा का फोन दोबारा आया और पैसे के बारे में पूछा। मैं उनकी बात को सुनकर चुप रहा और रोने लगा। बेटा, तुम सही तो हो ना? चाचा ने कहा। हाँ बेटे, सुबह तक पैसे लेकर चले आना, वरना फिर माँ को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। चाचा जी ने थोड़ा धीमे स्वर में कहा। मैं पैसे लेकर कल जरूर आऊंगा, आप परेशान मत होइए। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले बोला। मुझे सुबह तक पैसे का जुगाड़ करना था, मेरे पास कोई उपाय नहीं बच रहा था। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं अपने मकान मालिक के घर में ही चोरी करने चला गया। मैं जानता था यह गलत है, मेरे दिमाग ने इसे करने से कई बार मना किया, मगर मैं अपनी आत्मा को मारकर घर के अंदर चला गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं घर के अंदर चोरी करने के लिए जैसे ही गया, सिक्योरिटी वालों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया गया। घर जाने के लिए सुबह में मेरी गाड़ी थी, लेकिन मैं जेल में चला गया। उधर मेरी माँ ऑपरेशन के लिए तड़पती रही और चाचा अस्पताल के बाहर मेरा इंतजार करते रहे। डॉक्टर बार बार चाचा को पैसे के लिए बोलता रहा,
मगर वहाँ ना तो पैसा पहुँच पाया और ना ही मैं पहुँचा, और पैसे के अभाव में ऑपरेशन नहीं हुआ और माँ की मृत्यु हो गई। चाचा शमशान घाट तक मेरा इंतजार करते रहे और बार बार मेरे नंबर को रीडायल करते रहे, मगर मैं वहाँ भी नहीं पहुँच पाया। इस तरह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था और मैं कई वर्षों तक जेल में ही सड़ते रहा। बस मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने किसी से सच्चा प्यार किया था, किसी पर खुद से ज़्यादा विश्वास किया था।